नमस्कार, स्वागत है साहित्यिक झरोखा चैनल पर। आज हम करेंगे गिरीश कर्नाड का नाटक है वदन। इस नाटक की जो कथानक है वो मैं आपको करवा चुकी हूँ। आज हम इसकी समीक्षा करेंगे या इसके मुख्य बिंदुओं के बारे में जानेंगे, मुख्य घटनाक्रम के बारे में जानेंगे। देखिए, जो है वदन नाटक है ये कन्नड़ की एक नाट्य रचना है। इसके रचयिता कौन है? गिरीश कुमार कर्नाड इसके रचयिता हैं। इसका अनुवाद हिंदी साहित्य में हुआ है। यह नाटक प्रयोगधर्मी नाटक है, यानी इसमें क्या किया गया है, नया प्रयोग किया गया है। इसमें लोकोपाख्यान और आधुनिकता का अद्भुत मिश्रण है, यानी लोगों में जो आख्यान प्रचलित है, कथाएं प्रचलित है, उसका और आधुनिक विचारधारा को मिश्रित करके इसको तैयार किया गया है वदन का अर्थ क्या होता है का अर्थ होता है घोड़ा और वदन यानी चेहरा। तो इसका अर्थ या तात्पर्य क्या हुआ? घोड़े का मुख। इस नाम की कल्पना एक प्राचीन उपाख्यान से की गई है। वो प्राचीन उपाख्यान क्या है उसके बारे में अगर हम बात करें तो इसमें एक कहानी में क्या है कि कर्नाटक की एक राजकुमारी है जो बहुत ही सुंदर है। उसके पिता ने राजकुमारी के विवाह के लिए स्वयंवर रचा, जिसमें दूर दूर के राजकुमार आए। राजकुमारी को कोई भी वर पसंद नहीं आया। अंत में सौराष्ट्र का एक राजकुमार सफेद घोड़े पर सवार होकर आया था। ये घोड़ा कौन सी नस्ल का है? यहाँ पर अरबी नस्ल का ये घोड़ा है। राजकुमार के स्थान पर राजकुमारी ने किसको पसंद कर लिया? घोड़े को पसंद कर लिया, और इसी से या उस घोड़े से ही उसने विवाह भी संपन्न किया। वह घोड़ा वास्तव में एक पशु नहीं था, बल्कि वो क्या था? वो गंधर्व था। गंधर्व जो इंद्रलोक का एक व्यक्ति विशेष या जो इंद्र की नगरी में रहने वाला एक पुरुष था, जिसे कि श्राप दिया गया था। उसके बाद 15 वर्ष के बाद वह घोड़े के शाप से मुक्त हुआ। तो राजकुमारी को इंद्रपुरी ले जाने के लिए कहा, यानी जब वो घोड़ा अपने शाप से मुक्त हो गया तो उसे अपने साथ चलने के लिए उसने राजकुमारी से कहा। और वो कहाँ जाना चाहता था? इंद्रपुरी जाना चाहता था। लेकिन राजकुमारी के न जाने पर गंधर्व ने उसे क्या दे दिया? शाप दे दिया, और शाप देकर उसे भी घोड़ी बना दिया और इंद्रपुरी को चला गया। जो है वदन है उन्हीं का बेटा है। किसका बेटा है? गंधर्व का और राजकुमारी का, जिसका शरीर तो मनुष्य का है और मुख कैसा है? घोड़े का। इसी उपाख्यान के माध्यम से गिरीश कर्नाड ने आधुनिक स्त्री पुरुष की आधी अधूरी त्रासदी का वर्णन किया है कि आधुनिक काल में अगर देखें जो स्त्री पुरुष हैं ये पूर्ण नहीं है, ये अधूरी मानसिकता या अधूरे व्यक्तित्व के शिकार हैं, और उसी को यहाँ पर इस नाटक के माध्यम से दिखाने का प्रयत्न इन्होंने किया है। इस नाटक में अगर कथानक की बात करें तो यहाँ पर जो कथानक है ये कैसा है? ये परी कथाओं के जैसा है, जिसमें लोक नाट्य एवं लोक जीवन का प्रयोग हुआ है। किंतु नाटक की मुख्य समस्या क्या है? आधुनिक समस्या को उठाया गया है। जो यहाँ पर भागवत पात्र है उसके रूप में नाटककार ने ऐसे पात्र की कल्पना की है जो पूरे नाटक में समस्याओं को प्रस्तुत भी करता है और पाठकों से संवाद भी बनाए रखता है। यानी वो सारी समस्याओं के बारे में भी बता रहा है और इसके साथ साथ वो अपने संवादों के माध्यम से पाठकों से जुड़ा हुआ भी रहता है। इस नाटक में जो है वदन का चरित्र है वो हास्यपूर्ण दर्द का एहसास करवाता है, क्योंकि वो पूर्ण, एक तरफ तो उसका मुंह कैसा है? घोड़े के जैसा, और उसका शरीर कैसा है? इंसानों के जैसा। तो वो इस शरीर से मुक्ति चाहता है। वो चाहता है कि चाहे तो मैं पशु के रूप में आ जाऊं या मैं पूर्णतः मानव के रूप में आ जाऊं। तो ये उसके दर्द का एहसास वो इसमें करवाया गया है। नाटक में जो भागवत का चरित्र की हम बात कर रहे हैं और जो अर्धपरी का प्रयोग यहाँ पर हुआ है वो यक्षगान की शैली का प्रतीक है। यक्षगान क्या है कि गायन के माध्यम से जो कन्नड़ में नाट्य प्रस्तुति की जाती है मंच पर, उसका प्रयोग यहाँ पर कुशलता से हुआ है। संगीत, लोक धुनें, यक्षगान, हास्य आदि लोक तत्वों ने नाटक को ज्यादा लयात्मक और गति प्रदान करने की कोशिश की है। इस नाटक के माध्यम से लेखक ने देवदत्त, कपिल और पद्मिनी के प्रेम त्रिकोण को है वदन की समानांतर कथा के साथ भी जोड़ दिया है। इस प्रकार मनुष्य की पूर्णता की कथा में शरीर और मस्तिष्क के मध्य झूलती है और देवदत्त की विद्वता से प्रभावित है।
पर कपिल की देहाष्टि के प्रति भी आकर्षित है। यहाँ पर हम इस कथानक में पढ़ चुके हैं कि यहाँ पर जो नारी है वो पद्मिनी है। पद्मिनी देवदत्त की बुद्धि से प्रभावित है तो कपिल के शरीर के सौष्ठव से प्रभावित है। देहाष्टि यानी सुंदर शरीर से आकर्षित है। तो यहाँ पर बताया गया है कि मनुष्य की पूर्णता की जो कथा है वो शरीर और मस्तिष्क के बीच में ही झूलती है कि दोनों के पूर्ण होने से ही मानव को पूर्णता प्राप्त हो सकती है। लेकिन यहाँ पर पद्मिनी इस प्रेम त्रिकोण में उलझी रहती है। वो देवदत्त से प्रेम करती है लेकिन कपिल के प्रति भी उसका पूर्ण आकर्षण बना रहता है। किसके कारण? देवदत्त के प्रति उसकी बुद्धि के कारण और कपिल के प्रति उसकी शक्तिशाली देह के कारण। तो यहाँ पर बुद्धि और शरीर की अलग अलग मांग है। दोनों को एक साथ कौन प्राप्त करना चाहती है? पद्मिनी। पर एक समय में एक ही मिल पाता है उसे, अंततः वह अधूरी रह जाती है। यही स्थिति देवदत्त और कपिल की भी है। इससे सिद्ध होता है कि इस जीव सृष्टि में जब मनुष्य अपूर्ण है तो अन्य प्राणियों की क्या स्थिति होगी, जिन प्राणियों का प्रतीक कौन है वदन है। तो यहाँ पर जो संपूर्ण साधन संपन्न होते हुए भी जो मानव है वो भी यहाँ पर अपूर्ण है, अपना जीवन पूर्णता से नहीं जी पाता। तो इस संसार के जो अन्य प्राणी है वो है वदन की तरह अपना जीवन अपूर्णता में व्यतीत कर देते हैं। तो यहाँ पर जो लेखक है वो यही दिखाना चाहते हैं कि जब मानव ही अपने आप में पूर्णता प्राप्ति नहीं कर सकता, संतुष्टि प्राप्ति नहीं कर सकता, तो है वदन जैसे प्राणी जो ना तो मानव है, ना जीव है, ना जंतु है, किसी भी श्रेणी में नहीं आते, उनका जीवन कैसे व्यतीत होगा, यही इस नाटक में दिखाया गया है। ये नाटक एक प्रयोगधर्मी नाटक है और इसमें चाहे वो कथानक है चाहे शिल्प है, दोनों ही दृष्टि से नाटककार ने जो प्रयोग किए हैं उसमें सबसे पहला प्रयोग कौन सा है? वो है सिरों की अदला बदली। किसके सिर की अदला बदली की जाती है? देवदत्त और कपिल के सिर की अदला बदली करी जाती है। ऐसा कहाँ पर मिलता है? प्राचीन परिकथाओं में मिलता है या फिर बैताल पच्चीसी जैसी कहानियों में भी मिलता है। कहानियों की तरह क्या कहते हैं कि आज के युग में भी अविश्वसनीय प्रतीत होता है। हमें लगता है कि आज भी हम कहानी पढ़ रहे हैं, किंतु इस परिवर्तन से लेखक ने जो वैचारिक परिवर्तन दिखाया है वो विश्वसनीय है, यानी उस पर हम विश्वास कर सकते हैं। घटनाओं पर तो हम विश्वास नहीं करते, वो हमें परिकथा और बैताल पच्चीसी जैसी कहानियां लगती हैं, लेकिन अगर हम देखें तो विचारों के जो परिवर्तन दिखाया गया है वो विश्वसनीय है और आज के समय में वो आवश्यक भी दिखता है या आवश्यक भी है। अब इस नाटक के उद्देश्य की अगर बात करें तो यहाँ पर अगर उद्देश्य हम देखें तो गिरीश कर्नाड का मुख्य उद्देश्य यहाँ पर क्या है? आधुनिक स्त्री और पुरुष की आधी अधूरी त्रासदी का वर्णन करना ही यहाँ पर मुख्य उद्देश्य रहा है। जो वर्तमान समय में स्त्री और पुरुष के उलझावपूर्ण संबंध पैदा हो गए हैं, उनमें पूर्णता की तलाश करते हुए जो असहाय यातनापूर्ण परिणति है वो इस नाटक में दिखाई गई है। और वही इस नाटक का मुख्य उद्देश्य भी है कि जो स्त्री और पुरुष हैं उनके संबंध बहुत ज़्यादा उलझ गए हैं, उनमें कहीं भी पूर्णता नहीं है और जब पूर्णता तलाश करने की बात आती है तो वो एक त्रासदी के रूप में जीवन उनको दिखाई देने लगता है। इस नाटक की जो नायिका है पद्मिनी और जो कपिल और देवदत्त है वो सब एक दूसरे में पूर्णता ढूंढने का ही तो प्रयास करते हैं, लेकिन फिर भी अगर देखें तो पद्मिनी अधूरी रह जाती है और अपना जो जीवन है वो सती होकर समाप्त कर देती है। क्यों? क्योंकि वो देवदत्त से उसने प्रेम किया और उससे पूर्णता प्राप्त करने की कोशिश की, लेकिन देवदत्त जो कि दिमाग से तो तेज है लेकिन शरीर से बलशाली नहीं है, वहीं पर जो कपिल है उसकी बुद्धि तेज नहीं लेकिन वो शरीर से बहुत ही शक्तिशाली, हष्ट पुष्ट और बलवान है। और पद्मिनी समय समय पर इन दोनों के प्रति आकर्षित रही है। देवदत्त से प्रेम के बाद भी वो कपिल से प्रेम उसके मन में रहा है, यानी उसके जीवन में कहीं पर भी पूर्णता नहीं है। और इसी अधूरेपन का परिणाम क्या निकलता है कि अंत में देवदत्त और कपिल एक दूसरे की हत्या कर देते हैं और पद्मिनी दोनों से आहत होकर स्वयं भी सती होने का निर्णय ले लेती है और इसी के साथ ये नाटक समाप्त हो जाता है। और जो पद्मिनी का बेटा है वो उसके दादा के पास घोड़े के द्वारा यानी है वदन जो घोड़ा बन जाता है, काली के जो देवी काली हैं उनके आशीर्वाद से घोड़े का रूप प्राप्त कर लेता है
तो वो उस बेटे को उसके दादा तक पहुंचाने की कोशिश करता है या पहुंचा देता है। तो यहाँ पर चाहे कपिल है, देवदत्त है या पद्मिनी है, ये पूरे घटनाक्रम में अगर हम देखें तो एक दूसरे में पूर्णता तलाश करने की कोशिश में ही लगे रहते हैं। यानी वर्तमान समय का जो समाज है, यहाँ पर स्त्री पुरुष जो संबंध है वो इसी प्रकार एक दूसरे में उलझ गए हैं। कोई भी संबंध अपने आप में पूर्ण नहीं है और उन संबंधों की पूर्णता प्राप्ति में या उन संबंधों में एक दूसरे में जो खामियां नजर आती है, उन खामियों के कारण ही जीवन त्रासदी में हो जाता है या जीवन दुख से परिपूर्ण हो जाता है। और हमारा जो मानव समाज है वो इसी प्रकार की हमारे समाज की जो दुख तकलीफ है, वो मानसिक पीड़ा है, उसको झेलते हुए आगे बढ़ रहा है। तो गिरीश कर्नाड का जो ये नाटक है, माना कि ये नाटक हमें कल्पित प्रतीत होता है, लेकिन अगर हम इसे वर्तमान समय से जोड़कर देखें तो वर्तमान समय में जो समाज की त्रासदी है, स्त्री पुरुष की अपूर्णता, वो यहाँ पर इन्होंने बखूबी दिखाने की कोशिश की है। तो उम्मीद करती हूँ कि नाटक जो मैंने आपको बताने की कोशिश की है आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। आप कमेंट करके प्लीज जरूर बताएं और इसी तरह चैनल से जुड़े रहें। लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें।